उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी की चीजों को पढ़ रहे हैं उस नजरिए से जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था विज्ञान क्या है, सामान्य अध्ययन के रूप में विज्ञान की क्या उपयोगिता है हमारे लिए, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएं हो, चाहे वो सिविल सर्विस की परीक्षाएं हो, पीसीएस स्टेट की परीक्षाएं हो। तो हमने इसके पहले आपको ये बताया कि जीव विज्ञान कैसे विज्ञान की एक शाखा है, कैसे हम और क्यों उसका अध्ययन करते हैं, उसके जनक कौन थे और कैसे हम उसकी उपशाखाओं शाखाओं के बारे में देखते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको वो क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम जो आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है और परीक्षा की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारी समझ बढ़ाने के लिए भी और परीक्षा की दृष्टि से उसको हम देखेंगे और क्रम से हम चलेंगे आगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा था कि जीव विज्ञान के बारे में जो मूलभूत बातें थी वो हो चुकी थी। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं। देखिए, किसी विषय की ये मूलभूत चीजें हैं, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपको पता है जीव विज्ञान से हमारी क्लास शुरू है और जब भी हम जनरल साइंस को या सामान्य विज्ञान को पढ़ते हैं तो बायोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हो, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएं हो, तो सबसे ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है, सबसे ज्यादा फोकस हमें करना है जीव विज्ञान पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें जीव विज्ञान पे फोकस करना है। तो आइए देखते हैं इसमें दो शाखाएं हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, तो पहली शाखा जो है इसको कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान से आप परिचित होंगे। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है जहां हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों के विषय में। ठीक है, हम पेड़ पौधों के विषय में जहां अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, या उस विज्ञान की शाखा को, जो जीव विज्ञान की एक शाखा है, हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? बॉटनी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? इसको हम फ्लोरा भी कह सकते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति जात या पेड़ पौधे। ठीक है, यहीं पर आते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का। तो हम इसको क्या कह लेते हैं? जंतु विज्ञान, या इसको हम क्या कह सकते हैं? जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी या वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान क्या है? ये जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑब्वियसली बात है, जंतुओं का। हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का, जिसको हम फाना भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फाना का अध्ययन जिसमें होता है वो है बायोलॉजी। मतलब फ्लोरा का अध्ययन किसमें करेंगे? बॉटनी में, और फाना का अध्ययन करेंगे हम जूलॉजी में। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके पहले की जो क्लास है उसमें भी हमने जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि देखिए अभी हम विषय शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपको ये चीजें पता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो चीजें अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी जो शब्द है इसके जनक कौन है? मतलब वनस्पति विज्ञान या बॉटनी जो शाखा है जीव विज्ञान की, इसके जनक कौन है? ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक नाम आपको याद रखना है, थियोफ्रेस्टस का। क्या? थियोफ्रेस्टस। ध्यान दीजिएगा, यह नाम थियोफ्रेस्टस नाम याद रखिएगा। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है बॉटनी की खोज की या बॉटनी नाम दिया। ठीक है, तो ये फादर ऑफ बॉटनी कहे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जंतु विज्ञान में आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है अरस्तु का। अरस्तु यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक, विद्वान और वैज्ञानिक थे। तो अरस्तु के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, जीव विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं, और जीव विज्ञान की एक शाखा यहाँ जो आप देख रहे हैं जंतु विज्ञान, इसके भी जनक कहे जाते हैं।
मतलब अरस्तु का योगदान दो चीजों में है। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि जीव विज्ञान में आप देखिए, अगर इसके जनक के रूप में प्रश्न पूछा जाए तो अरस्तु आप लिखेंगे, और अगर जंतु विज्ञान के जनक के रूप में पूछा जाए, मतलब फादर ऑफ जूलॉजी, तब आप किसको बताएंगे? अरस्तु को बताएंगे। मतलब दोनों चीजों के लिए अरस्तु आप लिखेंगे। तो ये दो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे कि आप थियोफ्रिस्टस का नाम लिख सकते हैं कि ये किसके फादर हैं? ये फादर ऑफ बॉटनी है। अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी भी है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। ठीक है, तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने जो है एक एक किताब लिखी थी। हिस्टोरिया प्लैंटरम किताब थी किसकी? थियोफ्रिस्टस की। इनकी किताब थी हिस्टोरिया प्लैंटरम। हिस्टोरिया प्लैंटरम किताब थी थियोफ्रिस्टस की, जिसमें इन्होंने 500 विभिन्न पौधों का अध्ययन किया था। उसके आधार पर इन्होंने बॉटनी का जो है नाम दिया। ठीक है, अपनी पुस्तक को जो है इन्होंने क्या क्या पुस्तक का नाम था? हिस्टोरिया प्लैंटरम। और इनकी अरस्तु की भी जो किताब थी, इसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलियम। क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, आप महत्वपूर्ण क्या है ये जानने की कोशिश करिए। पुस्तक का नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने आपको बता दिया, याद रख सके तो अच्छी बात है। इन दोनों लोगों ने अपनी पुस्तक में जो है, इन्होंने वनस्पतियों का अध्ययन किया है लगभग 500 से अधिक, और इन्होंने किसका अध्ययन किया है? जंतुओं का, इस पुस्तक में। तो पुस्तक का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जरूर आप याद रखिएगा, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रिस्टस थे। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? अरिस्टोटल या अरस्तु थे। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? यहाँ भी आप अरस्तु लिखेंगे। ठीक है, बस इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। तो जीव विज्ञान की जो बेसिक अवधारणाएं हैं ये आपको समझ में आ गई। पिछली क्लास में भी हमने काफी चीजें डिस्कस की थी। अगर कोई समस्या है तो आप पूछेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं जो हमें महत्वपूर्ण है जानना। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं उन चीजों को विशेष फोकस करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आप जो है उन चीजों को अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, सामान्य विज्ञान में ज्यादातर अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न होते हैं सामान्य अध्ययन में, सामान्य विज्ञान से संबंधित अप्लाइड प्रश्न होते हैं। लेकिन जो विषय की अवधारणाएं हैं उनसे भी आप अच्छे से परिचित हो लें, ताकि विज्ञान से संबंधित जो शंका है मन में या आपका डर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसके लिए जरूरी है आप छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझें। तो दोस्तों देखिए, जीव विज्ञान की शाखाएं हमने देख ली। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें, अगर आप स्टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए कुछ ऐसी चीजें महत्वपूर्ण हैं जो सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसकी शाखाएं, जैसे शाखाएं, मेन शाखाएं आपने देख ली। जीव विज्ञान की कुछ ऐसी शाखाएं हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अब देखिए, पहली शाखा है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपने एज ए सब्जेक्ट सुना होगा। तो ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी, इकोलॉजी दरअसल है क्या? इकोलॉजी एक शाखा ही है किसकी? बायोलॉजी की। बायोलॉजी की एक शाखा है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ठीक है, अब देखिए एक तो चीज ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? आप जीवाश्मिकी आपने सुना होगा, जीवाश्मिकी। ठीक है, जीवाश्मिकी, जीवाश्मिकी, जिसको हम पैलियो बायोलॉजी भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पैलियो बायोलॉजी। ठीक है, या तो जीवाश्मिकी कह सकते हैं या पैलियो बायोलॉजी। ये क्या करती है? जैसा कि नाम से आपको दोस्तों पता होगा, जीवाश्मिकी में हम क्या करते हैं? जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ये क्या है? ये बायोलॉजी की ही एक शाखा है। तो हम उन शाखाओं के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जीवाश्मिकी या पैलियो बायोलॉजी किसकी शाखा है? बायोलॉजी की। और इसमें किसका अध्ययन करते हैं? जीवों के जीवाश्म का। किसका? जीवों के जीवाश्म का, जिसको हम फॉसिल्स कहते हैं। उनके अध्ययन से हम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जो विशेषताएं हैं उनका पता लगाते हैं,
उनका विकास कैसे हुआ, उनकी कौन सी विशेषताएं थी, ये सारी चीजें हम समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। अब देखिए ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज पैडोलॉजी। तीसरी चीज क्या है? पैडोलॉजी। पैडोलॉजी क्या है दोस्तों? पैडोलॉजी संबंधित है मृदा से। सॉइल आप जानते हैं, सॉइल मतलब मृदा। तो मृदा का भी अध्ययन किया जाता है। प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है मृदा। तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा की प्रकृति क्या है, मृदा के गुण अवगुण क्या है, मृदा के प्रकार क्या हैं, किस तरह की मृदा किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें हम मृदा विज्ञान में या पैडोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अब तो आपने देखा होगा, अगर आप करंट पढ़ते होंगे तो अब मृदा कार्ड भी बनाया जाता है। मतलब सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं हैं कि मृदा का हेल्थ कार्ड भी बनाया जाता है, ताकि ये निश्चित किया जा सके अगर कोई समस्या है तो मृदा में उसको दूर किया जा सके, ताकि अच्छी से अच्छी फसल के लिए उसको तैयार किया जा सके। ठीक है, आप ये महत्वपूर्ण है, तो ये आप जान लीजिए। ये विभिन्न शाखाएं हैं जिसको आपको जानना है। ऑन्कोलॉजी एक होता है, चौथा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी भी जीव विज्ञान की एक शाखा है। जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं हम उन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है ऑन्कोलॉजी में कैंसर। कैंसर जिसको हिंदी में अर्बुद कहते हैं। तो कैंसर और ट्यूमर, जो विभिन्न किस्म के ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर होते हैं, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं? उसमें करते हैं ऑन्कोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का और ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। एक शाखा और है फूलों का अध्ययन, जिसमें करते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, 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 इसमें हम क्या करते हैं? फ्लावर्स का या फूलों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में हम क्या करते हैं दोस्तों? फूलों का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे हैं तो बहुत सारी। जैसे आप पैथोलॉजी भी आप जानते हैं, मेडिकल से संबंधित है, आपने सुना होगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, तो ये सारी क्या है? ये जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। पैथोलॉजी में क्या होता है? पैथोलॉजी में आपने देखा होगा शरीर के रोगों का अध्ययन किया जाता है, उनका निदान, उनका उपचार कैसे किया जाए, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी एक है। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो शब्द से आप समझ लीजिए कि हड्डी से संबंधित है। तो जो हड्डी से संबंधित रोग हैं उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। बाकी हैं बहुत सारी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसमें किसका अध्ययन किया। पारिस्थितिकी एक विषय के रूप में भी है, आप जानते होंगे। जब आप जीएस पढ़ते हैं तो जीएस में एक जो है पार्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट का भी है। ये अलग से कोई पार्ट नहीं था पहले। ये दरअसल क्या है कि विज्ञान का और भूगोल का एक हिस्सा ही है। अब इसको एक अलग विषय के रूप में हमने बना दिया है। वो इसलिए बनाया है क्योंकि अब समय के साथ ये जो है महत्वपूर्ण हो चुका है। प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति से संबंधित चीजें महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, तो हमें इसके बारे में जागरूकता बनाने के लिए या जानने के लिए इससे संबंधित चीजें, हमने इसको एक विषय के रूप में स्थापित कर दिया है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट। लेकिन दरअसल ये है शाखा किस चीज की? बायोलॉजी की ही एक शाखा है या जीव विज्ञान की एक शाखा है। आपने जीवाश्मिकी देखा, विभिन्न जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन करके हम उनके विकास के बारे में पता लगाते हैं, आनुवंशिकी के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो जीवाश्मिकी जो होता है वो जीवों के जीवाश्म का अध्ययन करता है। अब जैसे हमने आनुवंशिकी कहा, तो आनुवंशिकी के लिए जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी एक शाखा है। आनुवंशिकी ये भी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुण कैसे जो है ट्रांसफर होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। इसी तरह पैलियोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं? जीवाश्मिकी का अध्ययन करते हैं, जिसको हम जीवाश्मिकी भी कह सकते हैं। पैडोलॉजी में मृदा, मृदा के प्रकार, मृदा की प्रकृति, इसका अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का, ट्यूमर का, इस तरह की बीमारियों का। एंथोलॉजी हमने बताया फूलों का अध्ययन करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और पैथोलॉजी में विभिन्न रोगों का, शरीर के विभिन्न रोगों का
अध्ययन करते हैं, रोगों का अध्ययन करते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं बायोलॉजी के बारे में, आपने देखा, आपने सारी चीजें समझ ली हैं। अब कुछ ऐसी चीजें और हैं जो स्टेट परीक्षा में पूछी जाती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिलान के सवालों में ये पूछा जाता है, तो आइए उनको भी देख लिया जाए। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए जानना जरूरी है, जरूरी नहीं कि सीधे इनसे सवाल पूछा जाए, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या जानेंगे, इसी तरह कुछ शब्दावलियां हम देखेंगे, कुछ शब्दावलियां देखेंगे जो कहीं न कहीं जीव विज्ञान से संबंधित हैं। वो शब्दावलियां क्या हैं, आइए देख लेते हैं। एपीकल्चर, जैसे आप जब पीसीएस की परीक्षा देते होंगे तो पीसीएस की परीक्षा में जो भी सवाल पूछा, अपर पीसीएस हो चाहे लोअर पीसीएस हो या इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें कुछ सवाल और पूछे जाते हैं जो कहीं न कहीं जीव विज्ञान से ही संबंधित हैं, उसकी शाखाओं के और उपशाखाओं से संबंधित हैं। कुछ शब्दावलियां महत्वपूर्ण हैं, उनको आप देख लीजिए। सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम बताएंगे। जैसे एपीकल्चर, एक शब्द है एपीकल्चर, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर शब्द है जो मिलान के लिए पूछा जाता है, एपीकल्चर किससे संबंधित है, ठीक है। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है, एपीकल्चर संबंधित है शहद के उत्पादन से। शहद जो होता है, हनी, जिसका हम सेवन करते हैं, तो शहद जो होता है इसका उत्पादन किया जाता है, इसी के उत्पादन से एपीकल्चर संबंधित होता है। तो देखिएगा, शहद का निर्माण कौन करता है, मधुमक्खियां। अब अगर शहद का निर्माण मधुमक्खियां कर रही हैं, मधुमक्खियां कर रही हैं, ठीक है। जो बीज होती है, जिनको हम बीज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, क्या है ये, मधुमक्खियां, ठीक है, मधुमक्खियां। तो जो मधुमक्खियां होती हैं जिनको हम बीज कहते हैं, ये क्या करती हैं, ये अलग अलग किस्म के फूलों से मकरंद चूसती हैं और उसको फिर एक छत्ते में जो है मधु के रूप में या शहद के रूप में एकत्रित करती हैं। दरअसल वो अपने भोजन के रूप में एकत्रित करती हैं, लेकिन हम उसको जो है अपने यूज के लिए लेते हैं, ठीक है। तो मधुमक्खियों का जो पालन होता है, जाहिर सी बात है इनका पालन भी किससे संबंधित है, इसी शब्द से संबंधित है, एपीकल्चर। तो हम कह सकते हैं कि एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खियों के पालन से या शहद के उत्पादन से, ठीक है। फसलों में जो परागण होता है उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न फूलों के या फसलों के जो परागण होते हैं, पॉलिनेशन होता है, उसमें मधुमक्खियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो एपीकल्चर आप समझ गए, मिलान के लिए आएगा तो आप शहद के उत्पादन से या मधुमक्खियों के पालन से आप इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऐसे दूसरा देख लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द पूछा जाता है, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी कुछ चीजें हम बताएंगे आपको, जो कंफ्यूजन, कई बार लोग कंफ्यूजन में गलत करते हैं, आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। हार्टिकल्चर में आपको क्या समझना है, हार्टिकल्चर एक तरह का जो है ऐसा कल्चर है, कह सकते हैं, ऐसा उत्पादन से संबंधित विधा है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें फल शामिल है, फूल शामिल है, फल फूल, सब्जियां और मसालों का उत्पादन, मसालों का उत्पादन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हार्टिकल्चर आता है तो उसमें फल फूल सब्जियां और मसाले, ये चार कैटेगरी होती है, चारों चीजें इसमें शामिल हैं। लेकिन एक चीज देखिएगा, इन सबके लिए अलग अलग से भी जो है, अलग अलग से भी उत्पादन की विधियां हैं। जैसे एक होता है फ्लोरिकल्चर, ये भी मिलाने के लिए पूछता है, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर अगर आए तो ये किससे संबंधित है, ये फूलों से संबंधित है। अगर फूलों के उत्पादन की बात किया जाए केवल, तो फ्लोरिकल्चर शब्द इससे संबंधित है। और ध्यान दीजिएगा, ये फूल किस किस्म के हैं, ये फूल किस किस्म के हैं, सजावटी, सजावटी। सजावटी फूलों का अध्ययन किससे संबंधित है, फूलों का अध्ययन किससे संबंधित है, ये संबंधित है जो है फ्लोरिकल्चर शब्द से। मतलब
हार्टिकल्चर में फूल का भी उत्पादन आएगा, फूल का भी उत्पादन आएगा, लेकिन अलग से एक शब्द है इसके लिए, फ्लोरिकल्चर। इसी तरह ये देख लीजिए, फ्लोरिकल्चर क्लियर हो गया। अब फ्लोरिकल्चर के साथ एक पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ये किससे संबंधित है? फलों के अध्ययन से। मतलब अगर केवल फलों का उत्पादन हो और उसके बारे में अध्ययन की बात हो तो ये किससे संबंधित है? ये शब्द पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। लेकिन अब यहाँ देखिए, फूल और फल दोनों का अध्ययन हो तो वो किसमें होगा? हार्टिकल्चर में होगा। इसी तरह ओलेरी कल्चर, इसी तरह एक शब्द है, इसको मिटा देते हैं। हमने क्या क्या देख लिया? हार्टिकल्चर देख लिया, पोमोलॉजी देख लिया और फ्लोरिकल्चर देख लिया। अब अगला क्या है? अगला है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सब्जियों के उत्पादन। सब्जियों के उत्पादन से क्या संबंधित है? ओलेरी कल्चर। अब आपने देख लिया दोस्तों, हार्टिकल्चर में सारी चीजें शामिल हैं। हार्टिकल्चर में आपका सब्जियों का भी उत्पादन है, उसका अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है और मसालों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसके लिए अलग अलग भी शब्दावलियां हैं। हमने देखा ओलेरी कल्चर किसके लिए है? सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर किसके लिए है? सजावटी फूलों के लिए है। और इसके बाद पोमोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? वो फलों के अध्ययन से संबंधित है। मतलब फलों का उत्पादन जिस जैसे किया जाता है उससे वो संबंधित है। ठीक है, तो ये आपने ये सारी चीजें देख ली, तो कंफ्यूजन मत करिएगा। हार्टिकल्चर अगर आएगा तो अगर कोई विशेष शब्द उसके लिए नहीं है फल या फूलों के लिए तो आप हार्टिकल्चर लगा देंगे, और अगर अलग से आया है तो सबका अलग अलग नाम आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरीकल्चर, एक शब्द और है मेरीकल्चर। मेरी शब्द से आप समझ गए होंगे ये समुद्र से संबंधित है। तो मेरी कल्चर का मतलब होता है जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर वनस्पतियां भी हैं और यहाँ पर वनस्पतियां भी हैं और जंतु भी हैं। ठीक है, तो जो वनस्पतियां हैं और जंतु हैं दोनों किस में आएंगे? समुद्री जीवों में आएंगे। तो समुद्री जीवों का जो संवर्धन होता है, उनका विकास होता है, उसके उत्पादन से संबंधित जो प्रणाली है उसको हम क्या कहते हैं? मेरी कल्चर। अब जानते होंगे दुनिया में बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो इन्हीं के उस पे डिपेंड है, मतलब इन्हीं के भोजन के रूप में वो डिपेंड है। वहां पर खेती करने की विधा नहीं है, या वहां पर बड़ी समस्याएं हैं, खेती के लायक जमीन नहीं है या सुविधाएं नहीं है। तो मेरी कल्चर के रूप में उनको भोजन की बहुत सारी मात्रा प्राप्त होती है। तो जाहिर सी बात इसके संवर्धन के लिए भी प्रयास किया जाता है। मेरी कल्चर इस चीज से संबंधित है। एक्वा कल्चर, तो एक्वा कल्चर शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे एक्वा जल से संबंधित है। तो जो जलीय जीव जंतु होते हैं, मतलब जलीय पौधे और जंतु होते हैं, इनके संवर्धन का जो अध्ययन किया जाता है, इनका उत्पादन का अध्ययन किया जाता है जलीय जीवों का, ये किस में आता है? जलीय जीवों का। ये किस में आता है? ये आता है एक्वा कल्चर में। एक्वा कल्चर का मतलब ये हो गया, एक्वा शब्द से आप आइडिया लगा लीजिए, अगर एक्वा शब्द आया है जिसका मतलब जल से संबंधित है, तो कल्चर का मतलब उत्पादन होता है, तो एक्वा कल्चर का मतलब जलीय जीवों का उत्पादन। तो ये आपका गलत नहीं होगा। ये मिलान के लिए पूछा जाता है, मिलान के लिए पूछा जाता है कि एक्वा कल्चर किससे संबंधित है, एपी कल्चर किससे संबंधित है, सेरी कल्चर किससे संबंधित है। सेरी कल्चर ये बहुत जो महत्वपूर्ण है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, है बहुत सारे, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। तो रेशम आपने सुना होगा, जिसका जो खोज हुई रेशम की वो कहाँ हुई? चाइना में हुई। रेशम बहुत महत्वपूर्ण जो है रेशा होता है, बहुत सुंदर से वस्त्र बनते हैं। तो रेशम दोस्तों आप जानते हैं ये कैसे बनाया जाता है? रेशम के कीटों का पालन किया जाता है और उनकी एक विशेष अवस्था में उनको पानी में बॉयल करके और एक प्रोसेस के तहत उनको जो है रेशम उनसे उत्पादित किया जाता है। तो एक चीज ये जान लीजिए कि रेशम के
कीटों का उत्पादन जो किया जाएगा रेशम बनाने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे सेरीकल्चर। तो ये रेशम उत्पादन से या रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट के पालन से क्या संबंधित है, सेरीकल्चर। और एक दो चीज और जान लीजिए ताकि आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता ही दिया है। जो बहुत महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक दो चीजें और हैं जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट होती हैं, तो वही चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे विटीकल्चर एक होता है, विटीकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर पूछा जाता है। एक आपका है विटीकल्चर के बाद, विटीकल्चर किससे संबंधित है, अंगूर के उत्पादन से। किससे, अंगूर के उत्पादन से। विटीकल्चर किससे संबंधित है, अंगूर। और एक चीज पूछी जाती है वर्मी कल्चर। वर्मी, वर्म मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है, लेकिन वर्मी कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये किसानों के मित्र के उत्पादन से संबंधित है। किसानों का मित्र किससे कहा जाता है दोस्तों, केचुए को। तो केचुआ क्या करता है, मिट्टी में पोल करता है, उसको खाता है और मल के रूप में उसको त्याग करता है। तो इसके बाद मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं जब वो छेद करेगा तो मिट्टी में वायु का और पानी का जो आदान प्रदान है ऊपर नीचे वो सुगमता से हो पाता है। तो कहीं ना कहीं वर्मी कल्चर किसानों से संबंधित है, इसीलिए किसानों को केचुओं का जो उत्पादन होता है तो इसी आधार पे मतलब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो ये पूछा जाता है कि केचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, या किसानों का मित्र किससे कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं, केचुओं को। ये बहुत महत्वपूर्ण है फसल के लिए या जो है मृदा की उपजाऊपन के लिए। आपने देखा भी होगा गांव में जब आप खेत की जुताई होती है तो आपने देखा होगा जब मिट्टी नीचे से ऊपर पलटती है तो उसमें बहुत सारे केचुए मिलते हैं। तो मिट्टी को क्या कर देते हैं, भुरभुरा कर देते हैं ताकि वो सरंध्र हो जाए और वायु का जल का आदान प्रदान ऊपर नीचे अच्छे से हो। तो ये किसान क्या कहे जाते हैं, केचुओं के मित्र भी कहे जाते हैं। वर्मी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, केचुओं के उत्पादन से, केचुओं के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर किससे संबंधित है, अंगूर के उत्पादन से। और एक चीज और जान लीजिए, हाइड्रोपोनिक्स या एयरोपोनिक्स, एयरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स या एयरोपोनिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए एक नई तरह की प्रणाली है, ये कृषि की एक नई तरह की प्रणाली है। इसमें क्या करते हैं, जहां मृदा का अभाव है, जैसे ये मान लीजिए जल है, ठीक है, अब ये जल है, अब यहाँ मृदा का अभाव है लेकिन जल की कोई कमी नहीं है, तो ऐसा कोई पात्र होता है जिसमें जो है कुछ पादपों को जो है संवर्धित किया जाता है। इनकी जड़ें क्या होती हैं, पानी में ऐसे तैरती रहती हैं, ठीक है। और जब ये फसल तैयार हो जाती है तो इसको ऐसे उठा के हटा लिया जाता है, उसको यूज कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए पालक है, अब इसमें पालक को बो दिया गया, पालक तैयार हुआ, इसकी जड़ें जो है पानी से अपना जो है खाद्य पदार्थ लेती रहती, महत्वपूर्ण चीजें लेती रहती। जैसे मृदा से आपने देखा होगा जड़ें क्या करती हैं, खनिज पदार्थ, पानी और ढेर सारी चीजें वो लेती हैं अपने संवर्धन के लिए। तो ऐसे इनकी जड़ें क्या होती हैं, एयरोपोनिक्स इसलिए कहा जाता है कि मृदा विहीन खेती, मृदा विहीन खेती को ही हम एयरोपोनिक्स कहते हैं। या हाइड्रो का मतलब हुआ पानी में ये जो है तैरती रहेंगी या हवा में तैरती रहेंगी, ठीक है, लेकिन मृदा से इनका संपर्क नहीं होता। तो इस तरह का जो कल्चर है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स या मृदा विहीन कृषि, मृदा विहीन कृषि, मृदा विहीन कृषि। अब जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर शब्द तो आपसे बहुत ज्यादा परिचित हैं आप इस शब्द से, तो एग्रीकल्चर शब्द के लिए तो बताने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी आप कह सकते हैं, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी भी किससे संबंधित है, फसलों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं उसके अध्ययन से क्या संबंधित है, एग्रोनॉमी। और जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर किससे संबंधित है, फसलों के ही अध्ययन से संबंधित है। तो आप एक बार देखते रहिए इनको। विटीकल्चर
एक बार रिवीजन कर लीजिए इसको। ये समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये अच्छी परीक्षाओं में पूछा गया है, सिविल सर्विस की परीक्षाओं में ये पूछा गया है, क्योंकि ये नए जमाने का एक तरह से कल्चर है। ठीक है, काफी शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेरी कल्चर आपने देख ही लिया। एक सेरिकल्चर होता है, सेरिकल्चर भी आपने देख लिया, ये पूछा जाता है। पीसी कल्चर भी होता है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? विभिन्न प्रकार की मछलियों या मत्स्य के उत्पादन से। जैसे विभिन्न प्रकार की मछलियों के उत्पादन से। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों? हमने देख लिया कि जीव विज्ञान के जो कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हमने उनको देखा, और जो प्रमुख शब्दावलियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हमने देख लिया। अब देखिए कुछ सवाल देख लेते हैं, इनसे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आपको सवालों की तरफ लेकर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है। ठीक है, कोई प्रश्न लेके चलते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है, अब ये सवाल है। ठीक है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित जानवरों का। दूसरा सवाल, दूसरा विकल्प क्या है? केवल जीवित वनस्पतियों का, केवल जीवित वनस्पतियों का। ठीक है, अब देखिए जीवित व मृत, ये है कि जीवित या मृत जानवरों का, और चौथा ऑप्शन है जीवित या मृत वनस्पतियों का। बहुत आसान सवाल नहीं है ये, आप ध्यान दीजिएगा। ये पूछा गया है यूपीपीएससी में। ठीक है, पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। तो अभी आपको लगा कि जंतु विज्ञान या जूलॉजी, अभी तो हमने देखा कि ये जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है, और तो बहुत सरल है। इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, बॉटनी में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब आप सवाल सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी आप पढ़ेंगे, हम आपको जो है कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उसको अच्छे से डिस्कस करने के बाद हम उससे संबंधित कुछ सवाल लगाएंगे, कठिन से कठिन सवालों को अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये आप भी करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं सॉल्व करेंगे, आप किसी टॉपिक पे आपकी मजबूत पकड़ नहीं बन सकती। अब देखिए आपके पास चार विकल्प हैं। जूलॉजी या जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका? केवल जीवित जानवरों का। क्या ये केवल जीवित जानवरों का अध्ययन करता है, या केवल जीवित वनस्पतियों का अध्ययन करता है, या जीवित मृत जानवरों का अध्ययन करता है, या जीवित मृत वनस्पतियों का अध्ययन करता है? तो ये हर विषय के साथ है। किसी भी विषय में आप जब जीएस के सवालों को हल करें, इस तरह के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हल करें, तो आप ध्यान रखें कि हमेशा एलिमिनेशन प्रणाली का इस्तेमाल करें। जो एलिमिनेशन सिस्टम है, इसका इस्तेमाल करें, आपको आसानी होगी। अगर आपको पहले से बात पता है तो बेहतर है, नहीं तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। जब भी चार विकल्प आपके पास हो, तो सबसे पहले आप देखें कि दो विकल्प ऐसे कौन से हैं जिनको हमें एलिमिनेट करना है, वो बिल्कुल नहीं हो सकते। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। हम देख रहे हैं जंतु विज्ञान है, जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान या जूलॉजी
किससे जो है रिलेटेड है, किसकी स्टडी से रिलेटेड है, तो आपको पहले से ही पता है कि जंतुओं के अध्ययन से रिलेटेड है। अरस्तु जिसके जनक थे, ठीक है। तो जंतुओं के अध्ययन से है, तो जहां वनस्पति की बात हो रही है सबसे पहले उसको कट कर दीजिए। वनस्पति चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो, इससे मतलब नहीं है, इसको तुरंत ही कट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। दो तुरंत एलिमिनेट हो गया, मतलब चौथा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया। मतलब वनस्पतियों की तो कोई बात ही नहीं है, वनस्पति की बात होगी तो बॉटनी की बात आएगी या वनस्पति विज्ञान की बात आएगी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन कट हो गया, अब बचे दो ऑप्शन। अब आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। केवल जीवित जानवरों का अध्ययन करता है या जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो देखिए, जब हम जंतु विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि जीव समस्त जंतुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है, जूलॉजी है या जंतु विज्ञान है। उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि जीवित का ही केवल अध्ययन करेगा या केवल मृत का अध्ययन करेगा। तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, जीवित या मृत, दोनों का या दोनों का अध्ययन करता है, मतलब जीवित का भी मृत का भी, दोनों का अध्ययन करता है, ठीक है। वो क्या है, जंतु विज्ञान है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह वनस्पति विज्ञान में भी दोनों का अध्ययन होता है, मतलब जीवित वनस्पतियों का भी और मृत वनस्पतियों का भी। तो ये एक सवाल था। इस तरह कुछ सवाल हम और अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और कुछ सवाल जो अब तक पढ़ाए हैं हमने, जो भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किया है, कुछ सवालों को हम देखेंगे। उसके बाद अगली जो है चीजों को लेकर हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ और फिर एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करें। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों।